हेलो दोस्तों, स्काईलाइट कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और जैसा कि हमने आपको बहुत पहले ही बताया था कि हम आपके 10th क्लास के जो बोर्ड एग्ज़ाम हैं आने वाले, उनके लिए हम हर सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे उसमें बेटा कुछ वीडियोस जो है वो अपलोड हो भी गए हैं और कुछ वीडियोस जो है आने वाले लेक्चर्स में हम कवर करेंगे और उसको भी अपलोड करेंगे अलग अलग टॉपिक्स पे। तो साइंस आपका जो सब्जेक्ट है उसका जो फिजिक्स पोर्शन है ना, उसको मैं पढ़ाने वाला हूँ और उसका एक वीडियो ऑलरेडी आपके यूट्यूब चैनल पे जा चुका है, जो कि आप हमारे यूट्यूब चैनल जो है स्काईलाइट कोचिंग क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है उस पर आप देख सकते हैं। तो कुछ चीज़ें जो हमने उस वीडियो में बात की उसको हम एक बार रिकैप करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग आगे मूव करते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो बेटा हमने शुरू किया था कि जो हमारा चैप्टर था, चैप्टर का नाम क्या था, लाइट का नाम था ना, लाइट क्या नाम था, लाइट जो है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। तो लाइट होती क्या है, जैसे हमने पहले भी बात किया था बेटा, लाइट एक ऐसा मीडियम है जो हमें सेंसेशन देता है। क्या देता है? सेंसेशन का मतलब क्या है कि वो हमें एबल एक तरीके की सुविधा देता है कि जिससे हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। जैसे इस रूम में अगर लाइट ना हो तो आप मुझे नहीं देख सकते, अगर लाइट हो ही ना तो कोई किसी को नहीं देख सकता, है ना। लाइट एक ऐसा मीडियम है, आप उसको समझ लो कि वो ऐसा मीडियम है जिसकी वजह से हम कोई ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी दैट गिव्स सेंसेशन टू साइट, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है कि हाँ, लाइट जो है वो एनर्जी है। पहली बात तो देखो, लाइट जो है ना वो तो एनर्जी नहीं है ना। बिना उसमें अगर एनर्जी नहीं होगी तो वो इधर उधर प्रोपगेट नहीं कर पाएगा, और अगर जाएगा नहीं तो हम किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे कैसे, है ना। तो लाइट क्या है, पहली बात तो एक एनर्जी है, ठीक है ना। फिर दूसरा क्या है, वो मीडियम है। कैसा मीडियम है? जो हमें सुविधा देता है, हमें सेंसेशन देता है कि हम कोई ऑब्जेक्ट को देख पाए, है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट को हम अपने सेंस यानी सेंस ऑर्गन जो हमारे बॉडी में जैसे आंखों द्वारा हम उसको देख पाएंगे, बिना लाइट के हम नहीं देख पाएंगे, ठीक है ना। तो अब आती है बात कि भाई लाइट तो ठीक है, लाइट क्या है, लाइट एक एनर्जी है कि जो लाइट है कोई ऑब्जेक्ट पर पड़ता है और फिर उससे हमें आंखों पर पड़ता है, तो फिर लाइट से मतलब ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं। तो लाइट आती कहाँ से है? तो इसका मतलब सोर्स क्या है लाइट का? तो लाइट का सोर्स बेटा दो तरीके का है। क्या है? जो सोर्स ऑफ लाइट है ना, वो दो तरीके का होता है। पहला है मैन मेड, है ना, और दूसरा क्या है, नेचुरल, ठीक है। तो नेचुरल सोर्स जो है वो आपको पता है कि हमारा प्यारा सबका जो है सन के पास अनलिमिटेड एनर्जी है, जो अपनी एनर्जी को हमें लाइट के रूप में देता है और लाखों करोड़ों साल से देता आया है और आगे भी ऐसे ही हमें उम्मीद है कि देता रहेगा लाखों करोड़ों साल तक, ठीक है ना। मैन मेड सोर्स क्या होते हैं? तो मैन मेड सोर्स का मतलब जैसे बेटा बल्ब, इस कमरे में जलने वाला बल्ब, आपके कमरे में, हमारे कमरे, सबके कमरे में बल्ब लगा होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब जो होते हैं वो मैन मेड सोर्स हैं, क्योंकि हमने उनको बनाया है कि वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी, ठीक है ना। तो बल्ब जो है इलेक्ट्रिक बल्ब है ना, आप टॉर्च कह सकते हो, ये सब क्या है, मैन मेड सोर्स। समझ में बात ना। अच्छा देखो, दो चीज़ें होती हैं, अगर आप मैं चीज़ बता रहा हूँ कि दो चीज़ें होती हैं। क्या होता है कि एक होती है लुमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, लुमिनस ऑब्जेक्ट, और दूसरा होती है नॉन लुमिनस या इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट कहते हैं उनको, तो हम इसको नॉन लुमिनस ही कह देते हैं। चलो, नॉन ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? तो लुमिनस ऑब्जेक्ट बेटा वो होता है जिसके पास खुद अपना लाइट होता है, यानी उसको लाइट प्रोड्यूस करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ती है ना। जैसे कि सन को किसी और की जरूरत थोड़ी ना है, सन तो हमें लाइट देता रहता है, 24 घंटे देता है ना। और नॉन लुमिनस का जैसे कि उसके पास अपना लाइट नहीं है, उसके पास सन, सूर्य की लाइट जाती है, सन की लाइट जाती है, उसकी वजह से वो चमकता है या लाइट प्रोड्यूस करता है। जैसे कि मून क्या है बेटा, वो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है ना। जैसे कि आप कह सकते हो टॉर्च, टॉर्च को भी लाइट प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक सेल चाहिए। बिना सेल के तो टॉर्च जो है वो लाइट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। लेकिन मून है, टॉर्च है, और भी सारी जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये सब क्या है, नॉन लुमिनस है। इनको लाइट प्रोड्यूस करने के लिए किसी न किसी एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत होती है।
बिना किसी एक्सटर्नल एनर्जी के ये खुद से लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। लेकिन जो सन है हमारा लुमिनस ऑब्जेक्ट जो है सन है, उसको किसी और की जरूरत नहीं पड़ती है लाइट को प्रोड्यूस करने की। ठीक है ना, समझ में बात? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमें मिलता है बेटा कि जो लाइट है ना, लाइट का प्रॉपर्टी क्या है, कि मतलब लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं और लाइट क्या क्या काम कर सकती है और लाइट मतलब कैसा बिहेवियर दिखाती है हमारे आसपास के नेचर में, तो उसी को हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में। तो बेटा लाइट क्या है ना, लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसे होती हैं कि इस पूरे यूनिवर्स में जो है वो एक मतलब दो ही तरीके का फोर्स, चार तरीके का वैसे फोर्स लग रहा होता है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ना, न्यूक्लियर फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। मतलब न्यूक्लियर फोर्स का मतलब वही वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जैसे एक तरीके का इसका क्या है, वो ऐसे पूरा कर्व टाइप का है ना। और इसमें क्या होता है, अगर कोई हम मतलब पार्टिकल को रखते हैं ना, तो इसमें इस फील्ड में जाके क्या करता है, वो अपने आप को एनर्जी महसूस करता है और उसकी वजह से ये प्रोपेगेट कर पाता है। ठीक है ना, तो लाइट भी कुछ ऐसा है कि वो इसी मतलब ऐसी फील्ड में जाके अपने आप को मतलब एनर्जी फील करता है, प्रोपेगेट कर पाता है, जो लाइट के पार्टिकल्स होते हैं, और वो इसी फील्ड में चलता है ना। तो अब क्योंकि इसी फील्ड में जा रहा है तो वो हो गया ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म का। अब वेव्स क्या, वेव्स मतलब क्या है, वेव्स के फॉर्म में चलता है। वेव्स मतलब क्या, जैसे आप तालाब में बैठे हो, तालाब में कंकड़ देखते हो तो वेव्स बनाते हैं ना, ये जो डिस्टर्बेंस होता है ना, यही होता है वेव्स। मतलब किसी प्लेन में किसी फील्ड में जब हम कोई कंकड़ देखते हैं, वाटर में कंकड़ देखा, तो उसमें क्या होता है कि उस वाटर में डिस्टर्बेंस होता है, उसकी वजह से कुछ ऐसा मतलब हमको देखने को मिलता है। तो ये जो डिस्टर्बेंस है वाटर के अंदर, यही क्या है, वो वाटर की वेव है। तो वैसे इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है किसकी वजह से, लाइट के पार्टिकल की वजह से, तो उसकी वजह से जो हमें वहाँ पे पैटर्न देखने को मिलता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब किसकी वजह से होता है, तो आगे चल के आप पढ़ेंगे क्या होता है कि फोटॉन की वजह से वहाँ पे आता है वो वेव चलता है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है ना, उसके फॉर्म में ये चलता है। अब लाइट जो है वो खुद विजिबल नहीं है ना। लाइट क्या है, लाइट जो है वो अपने आप में विजिबल नहीं है। तो इटसेल्फ इट डज नॉट विजिबल। ठीक है ना, तो अपने आप में खुद विजिबल नहीं है, ये ऑब्जेक्ट्स पर पड़ता है और उससे पढ़कर हमें अपनी आंखों में पड़ता है और उसके बाद हमें चीजें दिखती है ना। लेकिन देखो वही लिखा है, लाइट जो है वो खुद में विजिबल नहीं है। ठीक है ना, लाइट क्या है, वो खुद में विजिबल नहीं है। क्या है, लाइट इटसेल्फ इज नॉट विजिबल। मतलब क्या कि लाइट जो है वो अपने आप में विजिबल नहीं है, लेकिन इसकी हेल्प से जो ऑब्जेक्ट है वो विजिबल हो जाते हैं। ठीक है ना। अच्छा, लाइट का जो स्पीड होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है ना, और इतना ज़्यादा होता है कि वो वैक्यूम में भी ट्रैवल आसानी से कर सकता है। ठीक है ना। अब लाइट जो है वो क्योंकि इसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है तो वो बहुत सारे फास्ट हो सकता है, जैसे ग्लास, एयर है ना, ट्रांसपेरेंट मीडियम है ना। तो ग्लास क्या है, ग्लास में क्या होता है, इसके आर पार लाइट चली जाती है। मान लीजिए ग्लास है, इसके आर पार लाइट चली जाएगी है ना। लेकिन कुछ मीडियम जैसे आयरन है ना, या अगर कहीं वॉल दीवार जो है इसके आर पार लाइट जाती है, नहीं जाती, तो ये ओपैक मीडियम है। देखो लाइट को प्रोपेगेशन में ना 3 तरीके के मीडियम होते हैं। जैसे एक मीडियम को कहते हैं ट्रांसपेरेंट, ठीक है, और दूसरा होता है ओपैक, और तीसरा क्या होता है उसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। अब ट्रांसपेरेंट क्या होता है, जिसमें से लाइट जो है वो 100% निकलती है। अब इस मीडियम से कोई जैसे ग्लास है ना, वाटर है, यहाँ से लाइट जो है वो पास हो जाती है। कैसे मीडियम है, ट्रांसपेरेंट। ओपैक मीडियम क्या होता है, ओपैक मीडियम मतलब जैसे कि जिसमें से लाइट जा ही ना पाए। जैसे दीवार से आर पार लाइट जा सकती नहीं जा पाएगी, या इस बोर्ड की उस पार लाइट जा सकती नहीं जा सकती है ना, उस कैमरे की उस पार लाइट जा सकती नहीं जा सकती। मतलब लाइट जो है उस पार नहीं जा सकती है। लकड़ी का टेबल रखा हुआ है, लकड़ी के टेबल के इस पार से उस पार लाइट जा सकती है, नहीं जा पाएगी। तो ये होते हैं ओपैक मीडियम। ओपैक मीडियम क्या होता है, जिसके आर पार लाइट जो है वो ट्रैवल ना कर पाए।
और ट्रांसलूसेंट क्या होता है? ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है कि पार्शियली लाइट जो है वो ट्रेवल कर पा रही है, पर मैक्सिमम लाइट जो है वो जा नहीं पा रही। पार्शियल जाने का मतलब है कुछ कुछ, जैसे आप किसी कागज को अगर तेल में डुबो दें और उसमें से लाइट को पास करवाएं तो लाइट जाएगी तो, पर कुछ कुछ जाए, पूरी नहीं जाए। समझ में नहीं पाता? तो इस तीन तरीके के मीडियम होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट, ठीक है ना। और क्या है, क्या कह रहे हैं, देखो अब इसकी प्रॉपर्टी दूसरी क्या है कि लाइट जो है वो ट्रैवल करता है स्ट्रेट लाइन में, है ना। लाइट जो है वो ट्रैवल करता है स्ट्रेट लाइन में, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस ऑन शाइनी सरफेसेस। इसका मतलब क्या है कि किसी शाइनी सरफेस पे जब लाइट पड़ती है तो वो जिस मीडियम पे आती है उसी मीडियम पे वापस चली जाती है। यही होता है रिफ्लेक्शन का, कभी आगे डिटेल में देखेंगे, है ना। अब कह रहे हैं कि लाइट अगर वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है। हाँ, तो ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि लाइट, जैसे मान लो भाई ये क्या है, ग्लास है ना, तो ग्लास एक अलग मीडियम हो गया, बाहर एयर है तो एयर अलग मीडियम हो गया। तो लाइट जो है वो एयर से अगर ग्लास में जाएगी तो भाई मीडियम चेंज हो गया ना, तो वहाँ पे लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। अभी क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे डिटेल में, है ना। और लाइट का जो वेवलेंथ होता है बेटा वो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। अब अच्छा, एक एंगस्ट्रॉम में होता कितना है, तो एक एंगस्ट्रॉम में अगर मैं बात करूँ आपसे, तो एक एंगस्ट्रॉम में होता है 10⁻⁻10 लीटर, ये होता है एक एंगस्ट्रॉम। तो मतलब वेव अब सोचो कि 3900 एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या हो गया, 3900 बाई 10⁻10 मीटर, मतलब ये इस रेंज का होता है। वेवलेंथ क्या थी, तो वेवलेंथ होता है ना बेटा, यहाँ पे जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में चलता है, तो वेव्स कुछ ऐसे चलती हैं, है ना। तो ये क्या होता है, इस वाला जब ये अप होता है तो इसका जो यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्रस्ट बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, श्रब बोलते हैं, है ना। और इसको बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है ना। तो अब ऐसे करके बनाया गया, ऐसे ऐसे करके बनाया गया, हाँ, ये क्रस्ट हो गया, फिर इसके लिए ये श्रब हो गया, फिर ये क्रस्ट हो गया, ऐसा बनाएगा। तो आप चाहे इस श्रब को ले लो, चाहे क्रस्ट को ले लो, इन एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट के बीच में जो डिस्टेंस जो है ना, ये अब इसको लैम्डा कहते हैं या इसको डी कहते हैं, है ना। ये यही होता है वेवलेंथ, है ना। अब क्योंकि देखो ये इस रेंज का होता है तो ये बहुत एकदम नेग्लिजिबली स्मॉल होगा, मतलब बहुत छोटा होगा, तो इस वजह से हमको ये स्ट्रेट लाइन में भी देखने को मिलता है, ठीक है, ये हमको देखने को मिलता है। तो वेवलेंथ क्या होता है कि जो वेव्स में एक जो अप डाउन होता है, ये तो एक कप से दूसरे या एक कप से दूसरे या फिर दूसरे डाउन से दूसरे डाउन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही होता है वेवलेंथ। अब लाइट का वेवलेंथ बहुत 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 नेग्लिजिबली होता है। अब मतलब एक एंगस्ट्रॉम की बता ही दिया है आपको कितना होता है, तो 10⁻⁻10 मीटर के लगभग होता है, तो बहुत कम, बहुत ज़्यादा कम होता है ना। तो वेव भी हमको स्ट्रेट लाइन में ही दिखेगा, ठीक है ना। तो चलो आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो भैया फिर से भी आ गया ना, ओ भाई क्या क्या आ जाता है, हद है, क्या क्या आ गया, अरे भाई, हाँ ये आ गया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, तो नेक्स्ट क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो अभी जैसे हमने प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में ये पढ़ा कि जो भी रिफ्लेक्शन होता है वो हमेशा कहाँ होता है, वो किसी शाइनी सरफेस में होता है। अब शाइनी सरफेस का मतलब, शाइनी मतलब चमकदार, तो बेटा देखो रिफ्लेक्शन हमने बताया था पहले कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, वो हमेशा शाइनी सरफेस में होता है। तो शाइनी सरफेस का मतलब क्या है, कोई चमकदार सरफेस है वो शाइनी सरफेस में होता है। तो मतलब लाइट एक मीडियम से आ रही है और यहाँ से ट्रेवल करके उसी मीडियम में, मतलब जैसे आई है जिस मीडियम से वो उसी मीडियम में चली जा रही है। तो इसी पूरे फेनोमेना को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने कहा कि इसके दो रूप होते हैं, इसमें जो एंगल आई होता है और एंगल आर के इक्वल होता है। आई क्या होता है, इंसिडेंट एंगल, आर क्या होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल, दोनों इक्वल होते हैं। और ये इंसिडेंट रे और ये जो रिफ्लेक्टेड
नॉर्मल टॉप करता हूँ, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। तो ये इसका कुछ क्या कहते हैं, इसका दो रूल होते हैं, है ना, जो हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में चलते हैं, बेटा आगे देखते हैं, ठीक है ना। ये हम लोगों ने रिकॉल किया था, ठीक है ना। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या आता है कि जो मिरर होता है, मतलब नेक्स्ट आता है मिरर, है ना। मिरर क्या होता है, तो हमने बताया था मिरर दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्लेन, दूसरा होता है स्फेरिकल, है ना। तो पढ़ चुके हैं पहले वीडियो में। अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप पहले वाला वीडियो जाके एक बार देख के आए, है ना। ये तो मोटा मोटा मैं पता यहाँ से निकलता हूँ, फिर हम लोगों ने पढ़ना था कि स्फेरिकल मिरर से इमेज कैसे फॉर्म होती है, तो हम लोग देखते हैं, है ना। तो प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर का हम लोग के घरों में होता है, वो प्लेन मिरर जिसमें हम लोग अपनी शक्लें देखते हैं, है ना। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, तो स्फेरिकल मिरर आपको कार वगैरह मिल जाएगा, तो कार का जो रियर व्यू मिरर होता है ना, या आपको कहीं पे जो साइड देखने के लिए जो मिरर यूज किए जाते हैं, जैसे कि आप देखोगे तो जो डॉक्टर वगैरह यूज करते हैं ना, जो डेंटिस्ट वगैरह, वहाँ पे भी स्फेरिकल मिरर का यूज होता है, ठीक है ना। तो देखते हैं स्फेरिकल मिरर क्या होता है कि तो ग्लास का कोई हॉलो स्फेयर है, उसको मैं यहाँ से कट कर दूँ, अगर मैं कट कर दूंगा तो इसके दो साइड बन जाएगा, है ना, दो साइड बन जाएगा। तो अगर मैं बाहर से कोटिंग कर देता हूँ, बाहर से कोटिंग करूँगा तो ये अंदर आएगी, तो ये बन जाएगा बेटा कॉनकेव। और मैं अगर अंदर से कोटिंग कर दूँ, है ना, तो बाहर से इसमें रे रिफ्लेक्ट होगी तो बन जाएगा ये कॉन्वेक्स, ठीक है ना। ये दो तरीके के मिरर होते हैं, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। और ये मिरर किसका होता है, एक हॉलो ग्लास का स्फीयर होता है, उसको हम बीच से कट करते हैं। तो जो एक तरफ अगर बाहर से कोटिंग करके अंदर से रिफ्लेक्शन ले रहे हैं तो वो हो जाता है कॉनकेव, और अंदर से कोटिंग करके बाहर से रिफ्लेक्शन लेते हैं तो हो जाता है कॉन्वेक्स, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं हम लोग जो है, तो अब देखते हैं बेटा इमेज फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो थोड़ा सा आपको बताना है बेटा कि इमेज क्या होती है, तो मैं इमेज के लिए आपको बताता हूँ इमेज क्या होती है। पहले ये जान लेते हैं कि इमेज क्या होती है। इमेज क्या होती है कि जैसे कोई भी मिरर है, ठीक है, कोई भी मिरर है, या कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है या प्लेन मिरर है, तो इमेज कब बनेगी, यानी मान लो कि ये मिरर है, ठीक है ना, प्लेन मिरर है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ऑब्जेक्ट ये है, तो इस ऑब्जेक्ट से जो रे जाएगी, है ना, और कई सारी रेज निकलेंगी, तो वो इस रेज से जो भी निकलेंगी रेज, है ना, वो सारे रिफ्लेक्ट होकर जिस पॉइंट पे इकट्ठा आके मीट कर देंगे, जिस पॉइंट पे इकट्ठा कट कर देंगे, मतलब फिगर गलत बनाता हूँ, हाँ, मतलब कि कोई भी मिरर है, तो इस मिरर से जो ऑब्जेक्ट इमेज कैसे बनेगी, इस ऑब्जेक्ट से ढेर सारी रेज निकलेंगी, इनफाइनाइट रेज निकलेंगी लाइट की, रिफ्लेक्ट होंगी, किससे टकराएंगे, मिरर से टकराएंगे। और इस मिरर से टकराने के बाद, है ना, वो मिरर से टकराने के बाद जिस पॉइंट पे आगे सब कट कर जाएंगे रिफ्लेक्ट होने के बाद, तो या इस पॉइंट पे कट करेंगे या अपीयर होंगी, आती हुई मिलेंगी, देखते भी कैसे मिलेंगी, तो इसी पॉइंट को हम कहते हैं कि जो इस ऑब्जेक्ट का ये मिरर है, ठीक है ना, सॉरी मिरर नहीं, इमेज है, ठीक है ना। तो अब कैसे होता है ये हम देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन में वो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में कैसे होता है। तो आपके सामने मैं कुछ डायग्राम शो करूँगा, ठीक है। तो आप देख लो कि जैसे बेटा जब हम लोग ले रहे हैं कॉनकेव मिरर के लिए, है ना, कॉनकेव मिरर के लिए जो है इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो कॉनकेव मिरर आपको पता है बेटा कि हम लोग जो है बाहर से कोट कर दिए हैं, है ना, बाहर से कोट कर दिए हैं, और मैं इसके सामने जो है इमेज रखूंगा। तो ये जो होता है ना बेटा, ये लाइन, इस लाइन को, है ना, क्योंकि देखो ये पूरा मिरर किसका है, स्फेरिकल, एक स्फेरिकल जो मतलब हॉलो ग्लास स्फेयर था उसका ये पार्ट होता है ना, तो इसका सेंटर कहीं यहाँ रहा होगा, है ना। तो इस सेंटर से इसका ये इस जहाँ मतलब ये लाइन को कट करते हैं ना, इसका ये इसको पोल बोलते हैं, इस सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, है ना, और इसको इस पूरी लाइन को बोलते हैं मतलब प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, है ना, या रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको बोलते हैं, सीपी जो है, ठीक है। तो अगर इसके सामने कोई लाइट जो है वो इन्फिनिटी में बैठी हो, मतलब इन्फिनिटी में कोई ऑब्जेक्ट जो है रखा हो, तो उसकी इमेज कैसे बनेगी ये हम लोग को पता करना है। तो देखते हैं कैसे बनती है। तो क्या होगा, मान लो ऑब्जेक्ट कहीं इन्फिनिटी में यहाँ रखी होगी, हाँ यहाँ कहीं रखी होगी, तो लाइट कैसे जाएगी भाई, ऐसे जाएगी, है ना, और एक लाइट इधर से इन्फिनिटी में है तो इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही होगी, है ना, और वो आगे कहाँ कट करेंगे, इसको फोकस पे कट कर देंगे, है ना, ऐसे। क्योंकि हमको पता है कोई भी लाइन अगर कोई भी रे जो है अगर वो पैरेलल होती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के,
तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पे आके मिलती है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये फोकस का ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया, ये गियर टकराएगी तो यहाँ से तो कहाँ कट करेगी, फोकस पे। इसकी जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। तो वही आपको ये बेटा इमेज बता रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कॉन्केव मिरर में इन्फिनिटी पे है तो इसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, इस फोकल पे आके बनता है, प्रिंसिपल फोकल जिसको कहते हैं, है ना। और कैसी भी रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और बहुत छोटी होगी, मतलब एक्सट्रीमली डायमेंशन इन साइज में होगी, ठीक है। दूसरा दूसरा इमेज कैसे बनेगा, दूसरा इमेज कैसे बनेगा, कई तरीके से इमेज बनते हैं, हमको पता है कि ऑब्जेक्ट को हम शिफ्ट भी कर सकते हैं ना। तो एक इन्फिनिटी पे था, दूसरा वाला क्या है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब कि बियॉन्ड का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो है कुछ बाहर रखी, मतलब यहाँ कहीं रखी हुई है ना। तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है, हमको पता है छोटी-छोटी टर्मिनोलॉजी जो होती है ना। तो अब अगर मान लो ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा हुआ है तो अब भाई हम पहले ढेर सारी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ट्रैवल करेंगे, तो हम इसमें से कुछ ही रेज को ले रहे हैं, ठीक है। तो भाई एक रे ऐसे जा रही है, वो किधर से जा रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये जहाँ कट करेगी ये पॉइंट फोकस होगा, है ना। और अगर एक रे मान लो यहाँ फोकस से होकर जा रही है तो ये कहाँ कट करेगी, ये कट करेगी बेटा किसको, ये मतलब अगर जो कोई भी रे जो है अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो फोकस में कट करती है, पर अगर उस ऑब्जेक्ट से कोई रे जो है प्रिंसिपल फोकस से होकर जाती है, तो फोकस से होकर जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद हो जाएगी पैरेलल, किसके पैरेलल हो जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो भाई ये कट किया, ये कट किया, तो अब जहाँ पे कट करेंगे ये दोनों इमेज बन जाएगी। इमेज कहाँ बनेगी, इस पॉइंट पे बन जाएगी, सी और एफ के बीच में बनेगी। और कैसे बनेगी, तो पहली बात ये रियल होगी और होगी इन्वर्टेड और डायमेंशन, बिल्कुल ऑब्जेक्ट यहाँ था, इसका ये छोटा है, डायमेंशन का मतलब छोटा होता है, तो कैसे बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, डायमेंशन बनेगी, है ना, इन्वर्टेड है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्या आता है, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई इमेज है ना, तो वो कैसे बनेगी, यही मतलब कि एक मिनट, हाँ देखते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर कोई इमेज है तो वो कैसे बनेगी, तो भाई देखो ये इमेज है ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इसका पोल है, यहाँ कहीं फोकस होगा और वो ऑब्जेक्ट यहाँ रखी हुई है, ठीक है ना। तो कैसे बनेगी, भाई ये ऐसे गई, ये प्रिंसिपल फोकस से जाएगी, है ना, और ये इसके पैरेलल है, ये भी फोकस से कट करेगी, तो कहाँ बन रही है, फोकस पे बनेगी ना। ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस था, सी पे, कट कहाँ होगा, एफ पे, ये इसके पैरेलल थी, यहाँ से कट करेंगे, इसके पैरेलल थी, यहाँ से, सॉरी तो ऐसे कुछ होगा, ये ऐसे ऐसे नहीं होगा, मैं जो है निकाल रहा हूँ, ठीक है। ये रूल है ना। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि अगर कॉन्केव मिरर में जो कोई ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ हो तो उसका इमेज फॉर्मेशन जो है वो कहाँ होगा, है ना। तो देखो ऐसा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होगा तो वो आपकी ये जो रेज है वो पैरेलल इसके फोकस के, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहाँ कट करेगा, फोकस पे कट करेगा, ठीक है ना। और दूसरा जो है फोकस से होते जा रहा है, ये जो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ कट करेगी, तो अब क्योंकि ये पैरेलल हो जाएगी इसके जो है प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल हो जाएगी, ये दोनों एक दूसरे को जो आफ्टर रिफ्लेक्शन कट करेंगी वो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल नीचे करके, ठीक नीचे करेगी। तो इस वजह से जो है हमारा जो इमेज है वो इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा और वो बिल्कुल जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ी इमेज इसकी भी बनेगी और दूसरा क्या होगा, इन्वर्टेड, ठीक है ना। तो जब भी कोई कॉन्केव मिरर में जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होता है तो उसका जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो होता है रियल, इन्वर्टेड और बिल्कुल ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है, ठीक है ना। दूसरा क्या है कि अगर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हुआ हो तब क्या होगा, वही ऐसे होता है ना, ये पोल है, ठीक है, ये कोटिंग किया हुआ है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोकस है। तो अगर इसके बीच में कहीं रखा होगा, है ना, तो ये रखा हुआ है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस पॉइंट यहाँ पे कहीं हमने ये रख दी है, तो यहाँ से रखिएगा तो फिर वही पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कट करेंगे फोकस पे, है ना, और ये फोकस से होकर जा रही है तो
कैसे होगा, हो गया, कट करेगी। तो यहाँ पे तो वो इससे बाहर कहीं कट करेगी, बहुत ऐसे कुछ कट करेगी ना, मतलब बता रहा हूँ। देखो जो फोकस से होते हैं, जो इसके बीच में रखा हुआ है यहाँ पे, वो किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कट करेगी फोकस। और जब फोकस से होते जाएगी तो वो जो रे है रिफ्लेक्शन के बाद जो है वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये दोनों रे एक दूसरे को कट करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर, है ना। वही लिखा है पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगी, तो बियॉन्ड होगी कहाँ, मतलब इसकी जो इमेज फॉर्म है, कोई ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रखा हुआ है कहाँ, तो बिटवीन फोकस एंड सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हुआ है। ये बियॉन्ड होगी, किस कहाँ बनेगी, मतलब जो पोजीशन होगी इमेज का वो बनेगा बियॉन्ड, किसके बियॉन्ड, बियॉन्ड सी के बियॉन्ड, कहीं बाहर बनेगा। इमेज होगी कैसी, तो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और बिगर होगी, तो बड़ी होगी, किससे, ऑब्जेक्ट से कुछ ज़्यादा ही बड़ी होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है प्रिंसिपल फोकस पे रखा हुआ है तो वो कहाँ बनेगा, तो प्रिंसिपल फोकस पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट यदि फोकस पे ही रखा हुआ है, ठीक है, तो प्रिंसिपल फोकस पे ही ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो कैसे होगा, तो इसका जो इमेज फॉर्मेशन होगा बेटा वो इंफिनिटी में बनेगा, ठीक है, इंफिनिटी में बनेगा। और कैसे एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड होगी, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड, ठीक है। और क्या है, पोल और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में क्या है, तो भाई पोल आपको पता है ये होता है, इसका मिड पॉइंट होता है, और ये प्रिंसिपल फोकस है, इसके बीच में अगर कहीं रखेगा इमेज कैसे बनेगी, तो मतलब कैसे बनेगी, तो कुछ बिहाइंड द मिरर बनेगी, और कैसी होगी, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड होगी। क्यों, क्योंकि आप इसमें मिलाओगे ना तो ये इधर साइड में बनाएगा, इस साइड में यहाँ पे बनाएगा। तो डायग्राम में आपको दिखाऊंगा काटने से, तो डायग्राम में दिखाता हूँ आपको, देखो क्या है ना, ये यहाँ पे रखा हुआ है, तो इससे ले जाएगी ना, तो इनको कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, है ना, मतलब एक प्रिंसिपल फोकस से जा रही है और एक से सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो इमेज बनाने के ना 2-3 नियम होते हैं, जैसे क्या, अगर कोई भी देखो इनफाइनाइट डिस्टेंस में रे निकलेंगी, है ना, तो हम उसको लेते हैं तो कहाँ जाएगी, तो 2-3 मतलब एक इमेज बनाने के लिए 2 या 3 रही काफ़ी होती है। तो उसमें से पहला रूल ये है कि अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ना, किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है अगर ये रे, तो वो कट करेगी रिफ्लेक्शन के बाद, अगर इसे टकराएगी तो फोकस पे हमेशा कट करेगी, ठीक है ना। दूसरा क्या है कि अगर ये रे जो है प्रिंसिपल फोकस से होके जा रही है, जो ये रे है वो इस प्रिंसिपल फोकस से अगर एफ से होके जा रही है, तो जब यहाँ से इस मिरर से टकराएगी, तो टकराने के बाद ये रे है वो पैरेलल हो जाएगी, तो पैरेलल किसकी होगी, तो इस प्रिंसिपल एक्सिस की जो है वो ऐसे पैरेलल हो जाएगी, समझ में आई बात ना। और तीसरा नियम ये कहता है कि अगर कोई भी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है, तो वो जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते से लौट के वापस आ जाती है। तो ये 2-3 नियम होते हैं, जिसको आप ध्यान में रखिएगा, तो आपको इमेज बनाने में और समझने में काफ़ी आसानी होगी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट आते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है भाई कि इमेज फॉर्मेशन है किसके द्वारा, तो कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जो है वो इमेज फॉर्मेशन देखते हैं कैसे होगा। तो ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, बताना कि अगर आप इन साइड होल्ड करोगे, इन साइड होल्ड करने के बाद जो है बाहर हम उसको रिफ्लेक्शन लेते हैं, तो ये ऐसा जो मिरर करता है वो कॉन्वेक्स टाइप का होता है। जैसे हमारी आंखों में जैसे कौन सा लेंस होता है, तो कॉन्वेक्स लेंस होता है, और यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं। तो मिरर क्या है, मिरर में एक साइड कोटिंग होती है और लेंस जो है वो दोनों साइड ट्रांसपेरेंट होता है, लेंस से लाइट इस पार्ट से उस पार्ट जा सकती है पर मिरर के थ्रू नहीं जाती, क्यों, क्योंकि एक साइड हम इसको कोट करते हैं, ठीक है ना। तो अगर इसमें देखो मैक्सिमम दो ही रूल होते हैं कि इस कॉन्वेक्स मिरर में हम ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दें, कहीं भी, मतलब चाहे प्रिंसिपल फोकस पे रख दें, प्रिंसिपल फोकस या कर्वेचर के बीच में रख दें, कर्वेचर से बाहर रख दें, वो हमेशा जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, स्मॉलर होगी, इरेक्ट होगी और वर्चुअल होगी, ठीक है ना। अब वर्चुअल क्यों होगी, क्योंकि ये जो पोल है, अगर मैं इसको आपको एक्सिस ड्रॉ करके दिखाऊं तो आपको पता है ये इमेज के पीछे हो जाएगा, क्योंकि इमेज का जो है ये सब कट करेंगे तो इमेज के पीछे करेंगे, क्योंकि हम इसको ज्योमेट्री से ड्रॉ करेंगे। तो अब क्योंकि हमने इस साइड को कोट किया हुआ है, इस साइड पे कोई लाइट जा नहीं पाएगी, तो ये जो कि पीछे बन रही होती है इमेज, इस वजह से ये इमेज होती है वर्चुअल।
है ना। पर अगर वो इसी तरफ बनती है कि जिस साइड रिफ्लेक्शन होता है उसी साइड इमेज बनती है, जैसे अगर मान लीजिए उसमें बाहर से इस वाले को जैसे मैंने बाहर से पुट किया होता है ना, और अगर आप ये क्या होता है, ये एक्स एक्सिस है ना, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो क्या होता है इमेज का रिफ्लेक्शन इधर ही है, मतलब लाइट इधर आ रही है और इमेज का रिफ्लेक्शन इधर हो रहा है, और इमेज भी इधर कहीं पर लेकिन ये पॉजिटिव साइड पर नहीं होती है, इसलिए होती है ये रियल इमेज। और रियल चीज में बनती है तो वो कॉन्केव मिरर में बनती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें जो है इमेज मतलब इस मिरर के पीछे बन रही होती है, पीछे का मतलब क्या नेगेटिव साइड में बन रही होगी, तो इस वजह से ये होती है वर्चुअल। समझ आएगी बात? तो वर्चुअल इमेज और रियल इमेज का इतना ही अंतर होता है कि जो इमेज हम ज्योमेट्री से ड्रॉ करके पीछे ड्रॉ करते हैं तो हमको लाइन जो भी मतलब होती हैं पीछे ड्रॉ नहीं होती हैं, इस वजह से वो वर्चुअल बनती है। तो क्या भाई ये एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो अगर मैं इसमें ऐसे मिरर बनाऊंगा है ना, तो अगर मैं इसको इन साइड कोड करूंगा तो इधर से क्या आएगी, मिरर के सामने ही इमेज बन रही है, जब भी मिरर के सामने इमेज बनेगी तो वो कैसी होगी, रियल होगी। पर इमेज मिरर के बैक साइड अगर इमेज बनेगी तो वो होगी वर्चुअल। ठीक है, तो इसमें दो ही इमेज मतलब कहीं भी आप कहीं भी पोजीशन पे रख दो, कहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर में कहीं भी रख दो सामने उसके इमेज जो है वो बनेगी वर्चुअल स्मॉलर और डायरेक्ट। कैसी बनेगी, वर्चुअल पॉइंट साइड है। तो इन्फिनिटी पे थोड़ा सा बदल जाता है, वो पॉइंट साइड छोटी हो जाती है, बहुत छोटी हो जाएगी, और इसमें क्या होगी छोटी मतलब ऑब्जेक्ट से छोटी होगी पर डायरेक्ट होगी। मैं मतलब खड़ी, ये इसको बोलते हैं डायरेक्ट। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं। तो हम लोग अब कुछ अपने फाइनल पॉइंट्स को जो है वो कवर अप करते हैं। तो इस मिरर में जो है हम लोग अपनी कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस जो हैं वो आती हैं। तो उसमें क्या है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब है ना भाई जो मिरर होता है वो मतलब जो स्फेरिकल मिरर होते हैं वो किसी हॉलो स्फीयर का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है, तो जो स्फेरिकल मिरर होता है, स्फेरिकल मिरर is the part of a hollow sphere made by glass, है ना। ग्लास का जो hollow sphere होता है उसका पार्ट होता है। तो अब भाई अब जो उस इस ग्लास के स्फीयर का सेंटर होगा वही उस मिरर का होगा सेंटर होगा, और उसी सेंटर को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, तो चाहे वो कॉन्केव मिरर का हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर का हो, उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है उसी, और ये सेंटर किसका होता है, वो उस हॉलो स्फीयर के सेंटर का पार्ट, हॉलो स्फीयर का सेंटर होता है जिसका ये मिरर जो है वो पार्ट होता है। और इस हॉलो स्फीयर को जो काट देते हैं, एक साइड कोट करके हम बना देते हैं कॉन्केव और दूसरी साइड को करके बना देते हैं कॉन्वेक्स। ठीक है ना, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, तो इस पोल और मतलब इस क्या कहते हैं, इस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के जो बीच में जो क्या कहते हैं, जो बीच का मिड पॉइंट होता है ना, मिड पॉइंट मतलब क्या, इस पोल और इस सी के बीच का जो मिड पॉइंट होता है इसे ही हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, और इस सीपी को क्या कहते हैं, तो वो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो प्रिंसिपल फोकस समझ में ना, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, देखा ना, इंसिडेंट रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस स्फेरिकल मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर एंड पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू दैट पॉइंट इज कर्वेचर। भाई ऑब्जेक्ट जो है अगर वो ऑब्जेक्ट से जो रे जाती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो जिस पॉइंट पे कट करेगी है ना, जिस पॉइंट पे कट करती है, और अगर फोकस से होकर जाती है तो कट करेगी ना। ये पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस की जो पैरेलल रे है वो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे आके प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर देती है वही पॉइंट होता है हमारा प्रिंसिपल फोकस। फोकल लेंथ क्या है, तो फोकल लेंथ भाई इस C और इस P के बीच का जो मिड पॉइंट है यही होता है फोकल लेंथ। और जैसे हम क्या डिनोट करते हैं, F=R/2, मतलब कि इसका जो डिस्टेंस, तो C की क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना। तो इस R का जो भी आधा तो मिड पॉइंट ही आया, मिड पॉइंट जो है वो क्या है, इसका फोकल लेंथ होता है ना। और जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल अगर कोई ले और जिस पॉइंट पे कट कर दे तो यही पॉइंट मिड पॉइंट ही तो होता है ना, तो वही इसलिए यूज करते हैं हम क्या, प्रिंसिपल फोकस। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।